नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोगों की सेवा में एक बार पुनः कक्षा 11 के जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट जीव जगत लेके आया हूं। सबसे पहले जीव जगत का आशय ये होता है कि जीवों के बारे में जानकारी लिया जाता है, अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह जीव जगत कहलाता है। अब इसको जानने के पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव क्या है? तो सजीव किसे कहते हैं? एक शब्द में कह सकते हैं कि जिनमें जान पाई जाती है वह सजीव कहलाती है। किंतु इसको कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा विस्तृत जानने के लिए सजीव किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। तो सजीव वह होते हैं जिनमें स्वप्रकृति, स्वनियमनकारी, विकासशील एवं पारस्परिक तंत्र क्रिया का अनुसरण करते हैं, सजीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र का अनुसरण करते हैं, सजीव कहलाते हैं। जैसे वृद्धि, जनन, उपापचय, पोषण इत्यादि। अब इसके बाद जब हम सजीव जान चुके, अब हमको ये जानना होगा कि जीवधारियों के लक्षण, यानी सजीवों के लक्षण क्या क्या है। जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टर्स of living organism। जीवधारियों के लक्षण। तो जीवधारियों के लक्षण क्रमशः निम्नलिखित होते हैं, आइए जानते हैं जिन्हें क्रमशः वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन, उपापचय, संवेदनशीलता, तथा अनुकूलन, शीलता, इसको सेंसिटिविटी एंड एडाप्टिबिलिटी कहते हैं। जीवन चक्र, इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। अगला है जीवद्रव्य,
प्रोटोप्लाज्म, अगला है कोशिका, कोशिका संरचना, जिसको सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला है गति, मूवमेंट, अगला है श्वसन, रेस्पिरेशन, अगला है पोषण, न्यूट्रिशन, और लास्ट है उत्सर्जन। तो ये क्रमशः जीवधारियों के निम्नवत लक्षण हैं, जिन्हें क्रमशः वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, जिसको सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी बोलते हैं, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, गति, मूवमेंट, श्वसन, रेस्पिरेशन, पोषण, न्यूट्रिशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ये 11 बिंदु आपकी जीवधारियों के लक्षण कहलाते हैं। इनका अध्ययन हम लोग बारी बारी करेंगे, अर्थात क्रमशः। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि जीवधारियों की द्वियुग्मी लक्षण होती है, अर्थात वृद्धि सभी जीवधारियों की द्वियुग्मी लक्षण होती है, अर्थात सभी जीवों में वृद्धि होती है, अर्थात पाई जाती है। चाहे वह जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब में वृद्धि होती है। वृद्धि होती कैसी है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती रहती है। अर्थात कोई सेल है, एक छोटी सेल, होता क्या है, एक सेल दो बनती है अणुसूत्रीय विभाजन के तहत, दो 4 सेल में कन्वर्ट होती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से क्या होता है, कोशिका विभाजन होती जाती है और वृद्धि होती रहती है। वृद्धि जंतुओं में एक निश्चित समय तक होती है, यानी एक निश्चित आयु तक होती है,
किंतु पौधों में यह जीवन पर्यंत होती रहती है। वृद्धि पौधों में जीवन पर्यंत होती रहती है, अर्थात वो बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। किंतु जंतु में क्या होता है, एक निश्चित आयु तक, जैसे मान लीजिए मनुष्य का मोर देन 50, उसके बाद से वृद्धि रुक जाती है लगभग। अब निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, किंतु अगर हम वृद्धि को भार की दृष्टि से देखें तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। भार को अभिलक्षण माने तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, जैसे गोलाश्म, पर्वत, रेत के टीले, आदि। तो ये निर्जीवों में वृद्धि होती है। कैसे? गोलाश्म, पर्वत, रेत के टीले। कोई रेत का बालू हो, रेगिस्तान एरिया हो, तो क्या होता है, हवा के साथ मान लीजिए तेज हवा का झोंका आया, यहाँ की मिट्टी, रेत, यहाँ की मिट्टी क्या हुई, बहुत सारी इस जगह पे आके एकत्र हो गई। तो यहां भी देखिए वृद्धि तो हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु यह सजीव नहीं हो सकता है। ये क्या है, निर्जीव है, क्योंकि इनमें ना तो गति होगी, ना श्वसन होगी, ना उत्सर्जन होगी, ना पोषण क्रिया होगी। तो ये सब क्रियाएं नहीं होगी, किंतु निर्जीवों में वृद्धि होगी। कब? यदि हम संख्या के आधार पर देखें, भार को अभिलक्षण की क्रिया के रूप में माने तो संख्या में वृद्धि होती है। पर्वत, मान लीजिए कोई पर्वत है, यहां से टूट गया और फिर यहां पे एकत्रित होना शुरू हुआ, तो ये भी वृद्धि कहलाएगी। संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, निर्जीवों में वृद्धि होती है। अब अगला जनन। जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। जनन जीवधारियों की स्वाभाविक लक्षण होती है। कई किताबों में इसको प्रजनन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात प्रजनन भी इसे लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जनन सभी जीवधारियों की एक प्रमुख लक्षण होती है। इसमें जीव अपने ही स्वरूप या आकार की एक दूसरे संतति को जन्म देती है। अर्थात परिभाषा दे सकते हैं कि कोई जीव अपने ही स्वरूप या आकार या प्रकार की जीवों का जन्म देता है, वह जनन या प्रजनन कहलाती है। पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, जीवों को अपने ही स्वरूप या प्रकार के संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जनन को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः पहले को वर्धी जनन, दूसरे को अलैंगिक, जनन, तीसरा लैंगिक जनन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहां पे मैं पूरा रिप्रोडक्शन नहीं लिख रहा हूं। दूसरा एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्धी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। वर्धी जनन अर्थात जिनमें जड़, तना, पत्तियों से जन्म होती है, अर्थात किसी नई जीवजात की उत्पत्ति होती है, वर्धी जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन जब एक ही जनक से किसी नए संतान की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। जैसे हाइड्रा, यहां पे आपका आलू, अदरक आदि हो जाएंगे। लैंगिक जनन दो विपरीत जनक के संलयन से एक नई संतान का उत्पन्न होना लैंगिक जनन कहलाता है, अर्थात नर एवं मादा के संलयन से किसी नए संतान की उत्पत्ति होना लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम लोग सबसे पहले वर्धी जनन, वर्धी जनन। वर्धी जनन यह प्रायः यानी वर्धी जनन प्रायः पौधों में पाई जाती है। वर्धी जनन प्रायः पौधों में पाई जाती है। जैसे होता क्या है, इसमें किसी पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से एक नई संतान अर्थात नए पौधे की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? वर्धी जनन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे अदरक, आलू, शकरकंद, डहेलिया आदि। आप देखिए अदरक का पौधा नहीं लगाया जाता है। क्या होता है, ये मान लीजिए ये अदरक है माना कि, और यहां से आप देखिए कि इसकी छोटे छोटे नुकीली संरचना या फिर कह सकते हैं कि अंकुर रूपी संरचना निकली होती है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और उससे बहुत सारी अदरक तैयार हो जाती है। तो ये आलू देखिए, आप आलू को काट के लगाया जाता है। आप देखते हैं कि आंख बोलते हैं लोग गांव में कि आंख से नए बीज होता है, आलू काट के लगा देते हैं और नए पौधा तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से शकरकंद, डहेलिया, गन्ना आदि। अब दूसरा है अलैंगिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि अलैंगिक जनन यह भी पौधों में होती है, जंतुओं में भी होती है, दोनों में या दोनों में होती है, किंतु एक ही जनक
की सहायता से, अर्थात एक ही जनक के द्वारा किसी नई संतान की उत्पत्ति होना अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, अमीबा आदि। अब इनको अलैंगिक जनन को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रमशः पहला विखंडन विधि द्वारा जनन, इसको बाइफ्रैगमेंटेशन, बाइफ्रैगमेंटेशन मेथड, यहाँ पे रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड, दूसरा मुकुलन विधि द्वारा जनन, इसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग मेथड, तीसरा बीजाणु विधि द्वारा जनन बाय सीड या स्पोर्स मेथड, यहां पे स्पोर्स भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स मेथड या स्पोर्स मेथड। लास्ट है पुनर्जनन पुनर्जनन, इसको पुनरुद्भवन भी कहा जाता है, बाय रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन मेथड। अब इनका अध्ययन हम लोग बारी बारी करेंगे कि विखंडन विधि द्वारा जन्म किसे कहते हैं। विखंडन विधि द्वारा, विखंडन आप देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है कि विखंडन टूटना, टूट कर अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विखंडन। यानी कोई जीव एक सेल किसमें पतित हो जाए? 2 रूपों में, बाइनरी फिजन यानी 2 भागों में बट जाए और उससे नई जीवों का निर्माण हो जाए, क्या कहलाएगा? विखंडन विधि द्वारा। जैसे देखिए अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सेल्स बटेंगी। तो अब ये देखिए यहां पे टूटा, यहां पे मैं 2 रूप दिखा दे रहा हूं आपको। एक यहां और एक आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं। ये 2 हो गए। अब ये 2 नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से युगलीना, विखंडन विधि द्वारा क्या हो जाएगा? अलग होगा और नए जीव संतति का निर्माण हो जाएगा। यानी इसमें क्या कहेंगे? विखंडन विधि द्वारा जन्म किसके कहते हैं? अर्थात कोई जीव टूटकर या किसी अंग के टूटने से, चाहे वह जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या फिर कोई जीव ही हो, जंतु, उसका
टूटकर अलग होने की प्रक्रिया यानी दो भागों में बढ़ जाने की प्रक्रिया और उससे नई संतान का निर्माण हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन जनन कहलाती है। अगला है दूसरा, मुकुलन विधि द्वारा जनन। बाय बडिंग, मैं आपको बताया बड का मतलब होता है कली, बड का मतलब होता है कली। इंग्लिश में आपको पहले ही मैं बताया कि बाय बडिंग। तो जब कोई जीव अर्थात पौधा जिससे एक उभार यानी बड निकल के आ जाए, उभार निकल आए ऐसे, और उससे एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाना अर्थात एक नए जीव का, एक नए पौधे का जन्म हो जाना क्या कहलाता है? मुकुलन विधि द्वारा जन्म प्रक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रा, जैसे क्या होगा इसमें हाइड्रा, वहां पे क्या था? अमीबा, युगलिना, ठीक है, हाइड्रा, मुकुलन। अब इसके बाद तीसरा है हमारा स्पोर्स, बीजाणु विधि द्वारा, बीजाणु विधि द्वारा जनन, बाय स्पोर्स मेथड। इसमें क्या होता है? जब कोई जीव यानी अर्थात किसी जीव की उत्पत्ति बीजों के द्वारा हो यानी बीज की सहायता से हो, वह क्या कहलाती है? बीजाणु विधि द्वारा जनन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे चौड़ाई, मशरूम आदि। अर्थात जब किसी जीव की उत्पत्ति बीज की सहायता से हो, वह क्या कहलाती है? बीजाणु विधि द्वारा जनन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है लास्ट, पुनर्जनन। पुनर्जनन विधि द्वारा अर्थात रीजनरेशन, पुनर्जनन विधि द्वारा जनन। चौथा है ये रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन देखिएगा, री मतलब होता है पुनः, इससे क्लियर हो जाएगा पुनः, पुनर्जनन यानी जब किसी जीव की दोबारा निर्माण, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्जनन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, प्लेनेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है ये। प्लेनेरिया, इसमें जो जनन की क्षमता होती है असीम होती है। असीम का मतलब बहुत ज्यादा, चाहे आप इसको जितना भाग में काट लीजिए, अगर एक छोटा सा भी इसका टुकड़ा बचा हुआ है तो उससे एक नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। अब यहां पे आप देखें, एक भाग, दूसरा यहां पे कटा हुआ है, तीसरा यहां पे और लास्ट यहां पे। अब इससे एक एक नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाएगा। यानी एक एक नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाएगा। यानी अगर छोटी सी, चाहे जितने भी टुकड़ों में आप इसको काटिए, इनमें पुनर्जनन की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है, पुनर्जनन। इसी तरीके से छिपकली, आपने देखा होगा कि छिपकली की सामान्यतः पूंछ बरसात के दिनों में गिर जाती है,
या बरसात के उससे लगभग उसके बाद छिपकली की पूंछ कट जाती है, आप देखते हो तो होता क्या, वो कटती नहीं है, वो नए पूंछ का जन्म होता है, अर्थात गिर जाना, झड़ जाती है और उससे नए पूंछों का आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, जीव अर्थात जीव जगत किसे कहते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव जगत कहलाता है। उसके बाद सजीव क्या है ये हमने जाना, जीवों के लक्षण कितने भागों में है वो हमने जाना, और उसके बाद जनन को हमने जाना। अब हम अगले हेडिंग में आपको उपापचय, संवेदनशीलता, जो भी टॉपिक्स बची हैं बारी बारी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आप मेरे न्यू स्टार टैलेंट कोचिंग को ज्वाइन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।